अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है दैट इज अ गेम रिलेटेड टू यूएस वर्सेस चाइना। इन यस्टरडे क्लास वी हैव स्टडीड के किस तरह एक ग्लोबल इमर्जिंग ऑर्डर जो है वो सामने आ रहा है और उसके कौन से जो हैं वो आगे आपको ड्राइवर्स नजर आते हैं। उसके बाद हमने ये भी स्टडी किया कि पाकिस्तान का वहाँ पे क्या रोल है और किस तरह पाकिस्तान इन थ्रेट्स को इजीली उनको फेस कर सकता है और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे, वो ये स्टडी करेंगे कि चाइना और यूएसए दे आर बोथ अगेंस्ट ईच अदर, बट ऑन व्हाट फील्ड्स, ऑन विच फील्ड्स दे आर अगेंस्ट ईच अदर। इसकी थोड़ी सी मैं आपको एक समरी बताता हूँ और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। अगर हम देखें कि चाइना और यूएसए एक दूसरे के खिलाफ कहाँ कहाँ पे हैं और किधर किधर हमें ये नजर आते हैं उनकी पोजीशंस होती हैं, तो सबसे पहले आपको नजर आएंगी चीजें। They are against each other in different fields. Firstly, डिप्लोमेटिक अगर मीन्स में देखें या आप देखेंगे कि इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, तो इन डिफरेंट स्फेयर्स इन द वर्ल्ड they are acting differently. For example, in Middle East, we will see कि what is the role of USA and what is the role of China. Especially हम गजा कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन दोनों का रोल देखेंगे। फिर उसके बाद आपके पास दूसरा इशू इसके अंदर आता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूक्रेन वॉर। उसमें भी आपको ये नजर आएगा। इसके अलावा ताइवान इशू पे भी ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट नजर आएंगे। इसके अलावा एक और डोमेन में आपको ये दोनों नजर आएंगे, दैट इज द इंडो पैसिफिक रीजन, जिसमें एक पूरा बड़ा रीजन है और उसके अंदर इन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आपको नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक डोमेन्स के अंदर देखें, तो इकोनॉमिक डोमेन के अंदर मोस्टली जो आपको इन दोनों के दरमियान इशू नजर आएगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ राइजिंग ट्रेड वॉर। और उसकी जो मैनिफेस्टेशन थी वो लास्ट मंथ मई में हुई थी, जिसमें फर्दर जो है वो सैंक्शंस एंड टैरिफ बैरियर्स इंपोज किए गए थे चाइना के ऊपर बाय द यूएसए। इसके अलावा आजकल की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो बेस करती है चिप्स पे, सिलिकॉन चिप्स पे, उसमें इन दोनों के दरमियान टसल आपको नजर आएगी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दैट इज बेसिकली द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, and the lithium which is being used in the production of electric vehicles, that is also an important फील्ड जिसमें दोनों पार्टीज आपको एक दूसरे के एंगेज नजर आएंगी। इसके अलावा कुछ ग्लोबल फोरम्स हैं जहां पे इनकी आपको इश्यूज नजर आएंगे, दैट इज यूएन। ठीक है। इसके अलावा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वर्सेस द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय यूएस एंड इट्स allies। इसके अलावा आपको ब्रिक्स या एससीओ के अंदर इनके आपको कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज सामने आएंगे जो हमने स्टडी करने हैं ओवरऑल। लेकिन ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में स्टडी नहीं करेंगे। What we are going to study in today's lecture will be related to mostly economic domain, जिसमें हम देखेंगे कि जो यूएस एंड चाइना एक दूसरे के जो खिलाफ हैं बेसिकली इन इकोनॉमिक डोमेन, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो ट्रेड वॉर जो कि अभी से स्टार्ट नहीं हुई हुई, 2018 से स्टार्ट है, उसके इश्यूज देखेंगे किस वजह से हुई और आज उनके दरमियान क्या इश्यूज लाए कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज गोइंग टू लीड द वर्ल्ड इन द कमिंग डेकेड्स, उसकी प्रोडक्शन के लिए, उसकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए यू नीड सम सेमीकंडक्टर्स, यू नीड सम माइक्रोचिप्स। एंड उसमें जो है वो इन दोनों का एक कन्फ्रंटेशन आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। उसके बाद आपको पता है कि वी आर गोइंग टू ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, जब हम बात करते हैं कि हमने जो है वो क्लाइमेट रेजिलियंट टेक्नोलॉजीज बनानी है, कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी टेक्नोलॉजी जिसमें कार्बन डिपेंडेंसी है, फॉसिल फ्यूल्स हो गए या ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर कार्बन एमिट होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं, उनके लेवल्स को रिड्यूस करना है। तो उसकी तरफ जाते हुए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, which will revolutionize the whole automobile sector in the world। उसमें इन दोनों कंट्रीज की आपस में कुछ स्किर्मिशेस हैं ओवरऑल लिथियम प्रोडक्शन में, वो हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। और फिर हम ये देखेंगे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, ओवरऑल इसकी क्या सक्सेसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं कंट्रीज के लिए। और फिर लास्ट आज के लेक्चर में हम ताइवान इशू कवर करेंगे। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो आज के लेक्चर में कवर करने हैं। इसके बाद जो बाकी मेजर इश्यूज हैं जो कि मैंने मेंशन किए, वो लेक्चर बाय लेक्चर हम आगे आने वाले दिनों में कवर करते जाएंगे।
तो ये आज के लेक्चर की जो है वो हमारी स्कीम है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अब हम बात करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले हम बात करते हैं यूएस वर्सेस चाइना की। तो देयर आर सम कोटेशंस व्हिच यू कैन यूज इन योर करंट अफेयर्स एंड इन योर एसे। उसमें कुछ कोटेशंस हैं, हु कंट्रोल्स मनी कंट्रोल द वर्ल्ड, हाउ चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स गेट अलोंग विद ईच अदर इन द फेस ऑफ अ world of change and turmoil will determine the future of destiny of mankind. So all these things, they are actually related to US versus China. आप ये कोटेशन याद कर सकते हैं और अपने पेपर के अंदर इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अगर इसमें से कोई भी रेलेवेंट क्वेश्चन आता है तो ये इसमें मैंने एक्सप्लेन नहीं करनी कोटेशंस, इट इज ओनली फॉर यू, यू कैन मेमोराइज इट। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूएस एंड चाइना का कंपैरिजन हम देखते हैं इन इकोनॉमिक डोमेन। अब ये क्यों जरूरी है? बिकॉज इट विल गिव यू सम आइडिया कि वेयर दीज टू कंट्रीज आर स्टैंडिंग। क्योंकि हमें पाकिस्तान का तो पता है, बट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड वेयर दीज टू कंट्रीज आर स्टैंडिंग एंड व्हाट आर द इश्यूज बिटवीन देम। अगर आप इकोनॉमिक डोमेन की बात करें तो जो जीडीपी की हम बात करते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सो इसमें जो जीडीपी है ओवरऑल चाइना एंड यूएस की, सो इसमें जो यूएस की जीडीपी है दैट इज स्टिल द लार्जेस्ट जीडीपी, इट इज द नंबर वन global GDP in the world, but China is still following up. If you can see, compare China's growth in the recent year, China has increased its GDP from $420 billion in 1980 to $14.6 trillion in 2020, and now it's reaching nearly $18 trillion. So it's a very huge amount. It's huge जो है वो GDP है which China is having right now. अब उसकी रीजन क्या थी? दैट इज द मिरेकल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ चाइना, बिकॉज चाइना इन द प्रीवियस सेंचुरी उसने अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम किया, उसने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया टू द इंटरनेशनल वर्ल्ड, एंड देन इट अट्रैक्टेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट चाइना was turned into the manufacturing hub. ठीक है, China has replaced the US as a primary engine of global economic growth as well. इसमें कुछ चीजें हैं, इसमें याद नहीं करनी। अब यहाँ से कुछ आपको कंपैरिजन एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर हम जैसे कल ग्लोबल हमने बात की थी वर्ल्ड ऑर्डर में, तो एक हमने ये भी देखा था कि कंट्रीज का ट्रेड में कितना रोल है, ग्लोबल ट्रेड में कितना ज्यादा शेयर है। सो इसमें सबसे ज्यादा जो शेयर है वो अब चाइना का लीड कर रहा है। चाइना इज लीडिंग नियरली 13.1% एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। और चाइना का जो ग्लोबल ट्रेड के अंदर जो पार्टिसिपेशन है, वो शेयर है, वो बाकी कंट्रीज से, जो इसके सराउंडिंग कंट्रीज हैं, इट इज इंक्रीजिंग। सो वी कैन से दैट चाइना इज नाउ हैज टेकन द सेंटर स्टेज इन ग्लोबल इकोनॉमिक डोमेन। ठीक है, अगर इसके बाद हम बात करते हैं ओवरऑल चाइना की डोमेस्टिक इकोनॉमी की, तो चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी है, दैट इज मच हायर एज कंपेयर टू यूएस एंड ऑल ऑफ योर यूरोपियन यूनियन। इट इज रिटन इन दीज चार्ट्स जो कि आपको राइट साइड पे नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, तो चाइना इज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ ओवर 120 कंट्रीज। इट इज स्टिल लीडिंग इन दिस indicator as compared to US and other European countries. एंड अगर मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर की बात करें तो शेयर ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो वैल्यू ऐड होती है फाइनल, इसमें चाइना इज आल्सो लीडिंग द वर्ल्ड, एंड इसमें नियरली 27% जो उसकी ग्रोथ है, उसकी पार्टिसिपेशन है इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। बट इफ वी कंपेयर इन अदर क्रूशियल इंडिकेटर्स जैसे टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस में देखेंगे, तो इसमें भी अभी भी चाइना ट्रेड डेफिसिट इज स्टिल देयर इन सेमीकंडक्टर्स। अभी हम आगे बात करेंगे। चाइना इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी में यूज होती है। इसमें जो आगे जा रहे हैं कंट्रीज को यूएसए है, जापान है, नीदरलैंड है एंड ताइवान है। अगर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ओवर आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट स्टॉक जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, दैट इज इन यूरोपियन यूनियन एंड देन इन यूएस, एंड इन द लास्ट लाइक चाइना के अंदर जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है एज कम्पेयर टू द कंट्रीज, तो चाइना इसमें भी लैग कर रहा है। एंड इंटरनेशनल फाइनेंस में शेयर ऑफ ग्लोबल पेमेंट्स
में यूएस डॉलर के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है, उसके बाद यूरो के अंदर ट्रेड किया जाता है, एंड देन कम्स द चाइनीज युआन। सो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस हैं जो हमने कंपैरिजन किए दो कंट्रीज के दरमियान इकोनॉमिक डोमेन में। ये सिर्फ समझने की जरूरत है। इसके अलावा अगर ये आपको जो चार्ट नजर आ रहा है, तो अगर हम एशिया में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं दैट इज चाइना, ठीक है। और दूसरी साइड पे यूएस है, द ब्लू वन इज यूएस एंड द रेड वन इज चाइना। तो इसमें अगर आप देखें साउथ कोरिया के साथ चाइना इज द लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर। इन इंडिया, इंडिया में भी चाइना लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर है, थाईलैंड में, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, मलेशिया एंड वियतनाम एंड जापान एज वेल। सो ये वो सारे कंट्रीज हैं जो कि चाइना के ऊपर इकोनॉमिकली दे आर डिपेंडेंट ऑन चाइना बिकॉज ऑफ देयर ह्यूज ट्रेड वॉल्यूम विद चाइना, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में भी चाइना इज नाउ ओवरटेकिंग यूएस एज वेल। तो ये कुछ कंपैरिजन था दोनों कंट्रीज का। अब ये कंपैरिजन आगे हमें हेल्प करेगा जो कि ट्रेड वॉर में आपको अंडरस्टैंड होगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये तो ट्रेड वॉर काफी पुराना है। अगर ये ट्रेड वॉर पुराना है तो आप बताएं कि व्हाट आर द इश्यूज, किस वजह से ट्रेड वॉर स्टार्ट हुई और इसका इम्पैक्ट क्या बना। ट्रेड वॉर इस वजह से स्टार्ट हुई, अगर हम यूएस चाइना के रिलेशंस को देखें तो चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 2001 में ज्वाइन किया एंड आफ्टर दैट इट ओपनड अप इट्स इकोनॉमी। China is now a major export market for the US and US is among China's top export market। यानी यूएस की प्रोडक्ट्स चाइना में जाती हैं, चाइना की प्रोडक्ट्स यूएस में आती हैं, ठीक है। अब इस ट्रेड की वजह से लोअर कंज्यूमर प्राइसेस हुई, कॉर्पोरेट प्रॉफिट ज्यादा हुआ, जॉब लॉसेस एंड कंसर्न्स ओवर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो बढ़ा इन यूएसए। अब ये कुछ जो थे वो इश्यूज क्रिएट होते हैं व्हेन वी हैव दिस ट्रेड बिटवीन यूएस एंड चाइना। अगर हम बात करते हैं मेजर रीजंस की, तो क्या मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से ये ट्रेड बैरियर स्टार्ट होते हैं। आगे हम देखेंगे कौन से ट्रेड बैरियर है और उसकी रीजन क्या बनती है। सबसे पहली रीजन इकोनॉमिक। कुछ स्टैट्स मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दी हैं जिसमें आपको नजर आ रहा है कि चाइना इज नाउ द लीडिंग पार्टनर ऑफ मेजर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। उसकी जो ट्रेड है बाकी कंट्रीज से एज कम्पेयर टू यूएस इज इंक्रीजिंग। इसके अलावा जो उसका शेयर है इन ग्लोबल ट्रेड दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। और उसकी जो जीडीपी, the difference between the GDP of US and China, it is also decreasing. So that is the point of concern for USA। क्यों point of concern है? जो मैंने कल explain किया आपको जो topic, क्या explain किया कि China, US wants global dominance and global dominance is only possible if you have advantage in your economy, in your share in global trade and in the importance सिग्निफिकेंस ऑफ योर करेंसी। अब इन तीन अदर देन 8 इंडिकेटर्स जो कल हमने मेंशन किए थे उसमें चाइना इज बेसिकली थ्रेटनिंग यूएस प्रेजेंस, यूएस सिग्निफिकेंस। तो इस वजह से ये रियलाइज काफी अर्सा पहले हुआ था बट इट स्टार्टेड इन 2018 एंड दिस ट्रेड वॉर वाज बेसिकली फर्दर heightened and strengthened, इसको एयर दी गई बाय ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। उसकी रीजन सबसे पहले जब स्टार्ट हुई तो उसकी रीजन थी द रेजिंग ट्रेड डेफिसिट बिटवीन यूएस एंड चाइना। जब यूएस बात करता है कि जी मैं तो मेरी इकोनॉमी जो है वो डेफिसिट के अंदर जा रही है एंड जो इसका बेनिफिट है वो चाइना को जा रहा था, और एट दैट टाइम जब ये स्टार्ट हुई थी तो ट्रेड डेफिसिट नियरली $600 बिलियन का था। सो इट इज नियरली एट दिस टाइम, सो विल से दैट कि यहाँ पे जो ट्रेड डेफिसिट है दैट वाज द हाईएस्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। एंड आफ्टर दैट यू कैन सी कि दोनों ने आपस में सैंक्शंस लगाए, बैरियर्स लगाए और ये ट्रेड डेफिसिट कम हो गया क्योंकि काफी ज्यादा जो है वो सैंक्शंस लग गए हुए हैं और इस तरह की फ्री ट्रेड नहीं रही बिटवीन यूएस एंड चाइना। दूसरा रीजन था चाइना एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। अब as a result of that, most of the corporate sector, you can talk about कि एप्पल की जो मैन्युफैक्चरिंग थी या इसी तरह जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज थी that shifted to China and there was a huge actually job loss by in the US market। तो एक ये रीजन थी।
एट दैट टाइम, जिसकी वजह से ट्रेड वॉर स्टार्ट हुई। और उसके बाद देयर इज इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी, वेल्थ इनइक्वालिटी इन यूएस। एंड देन इस रीजन को उन्होंने ब्लेम किया चाइना के ऊपर कि जी ये सारी जॉब्स चूंकि चाइना के अंदर जा रही हैं, इस वजह से जो है वो हमें चाइना को, अपनी ट्रेड को चाइना के साथ उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, ताकि हम दोबारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वापस आ सकें और अपनी इंडस्ट्री को ग्रो कर सकें। ठीक है। इसके बाद अगर हम सिक्योरिटी पैराडाइम में देखें, सिक्योरिटी पैराडाइम आपके फर्स्ट पॉइंट भी हो सकता है। सिक्योरिटी पैराडाइम में अगर आप देखें तो मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूं, और वो एग्जांपल आपको मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ सप्लाई चेन रिस्क। अब व्हाट इज मेंट बाय सप्लाई चेन रिस्क, इसकी अगर एग्जांपल आपको यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से स्टार्ट करूं, तो यू नो दैट एट द टाइम ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, जब ये स्टार्ट हुआ था, तो रशिया वाज द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ एनर्जी टू यूरोप, मोस्टली यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। अब जब यूक्रेन इश्यू स्टार्ट होता है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ सैंक्शंस इम्पोज्ड ऑन रशिया, सैंक्शंस लगा दी गई बाय द यूरोप ऑन रशिया, रशिया एक्चुअली क्लोज इट्स सप्लाईज, मेजरली गैस के सप्लाईज टू यूरोप। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, जो उनकी एनर्जी डिपेंडेंसी थी रशिया पे, वो भरी थी, वो काफी ज्यादा थी, रिस्क प्रोन थी। यानी उनको रिस्क था कि एट द टाइम ऑफ क्राइसिस अगर रशिया बंद कर देगा तो क्या होगा। तो यही चीज मटेरियलाइज हुई। दिस वाज अ रिस्क ऑन यूरोप, एंड हेंस वी कैन से कि यूरोप इससे ज्यादा मुतासिर हुआ। सो दिस थिंग इज नाउ वेल स्टडीड एंड वेल अंडरस्टूड बाय यूएस एज वेल। अब जब यूएस कहता है कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं लिथियम प्रोडक्शन की, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, जब हम बात करते हैं लिथियम प्रोडक्शन की, तो उसमें आप बात करते हैं कि मेन जो प्रोडक्शन है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन लिथियम की वो यूएस से आ रही है। अब ये चीज सॉरी चाइना से आ रही है, और ये चीज यूएस को हजम नहीं हो रही। क्यों हजम नहीं हो रही? क्योंकि अब लिथियम को कंसीडर करते हैं व्हाइट गोल्ड। ठीक है। Why lithium is important? Can anyone tell me why lithium is important? This is simply a metal. And अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो ग्रुप वन के अंदर ये मेटल आपको पाया जाता है। बट हम इसको पॉलिटिक्स के अंदर क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि इट इज वेरी रेलिवेंट इन ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, तो यू हैव abundance of energy produced by some renewable energy sources। वो कौन से सोर्सेज हैं? फॉर एग्जांपल सोलर से आपने एनर्जी बना ली, बट यू हैव सोलर इन द डे टाइम, you don't have solar in the night time. You need to store some energy. And where do we store that energy? We store that energy in the batteries. And it is the matter of concern for the USA कि most of the batteries जो कि produce होती हैं, they are lithium ion batteries, and they are being actually produced in China, and that is the risk, the security risk on USA। इसका खाली ये पर्पस नहीं है कि बैटरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होंगी और आगे जाके इस तरह करेंगी, बट दीज बैटरीज आर ऑल्सो यूज इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी एज वेल। ठीक है। दे आर यूज इन ड्रोन्स, दे आर यूज इन सिक्योरिटी कैमराज, दे आर यूज इन सर्विलेंस कैमराज। ठीक है। तो जो भी हाई प्रोफाइल आपकी टेक्नोलॉजी जो डेवलप कर रहे हैं, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, आगे वी आर टॉकिंग अबाउट द रोबोट्स एंड रोबोटिक वॉरफेयर ईटीसी। सो एवरीथिंग दे नीड दिस प्रोडक्शन सप्लाई, दे नीड बैटरीज, और बैटरीज जो है वो चाइना के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। सो एक इशू जो है वो ये है कि जी सप्लाई चेन रिस्क, अगर हम डिपेंडेंट रहेंगे चाइना पे, तो काफी ज्यादा हम पे सप्लाई चेन रिस्क होगा। कैसे कि अगर एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, एट द टाइम ऑफ वॉर, तो चाइना सबसे पहले हमारा बैटरी की प्रोडक्शन जो है वो उसके हाथ में है, वो उसके सप्लाई स्टॉप कर देगा, तो फिर यूएस जो है वो एक उसके ऊपर एक और रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। सो इन ऑर्डर टू काउंटर दीज काइंड ऑफ रिस्क, दिस इज ओनली वन रिस्क, इसके अलावा भी मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है पूरी चाइना के अंदर, एंड यूएस इज इम्पोर्टेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ दीज फाइन प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना। तो ये उसके ऊपर काफी ज्यादा रिस्क क्रिएट कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा इशू ये है, जब जिसकी वजह से टैरिफ लगाए गए और अभी भी लगाए जा रहे हैं, इट इज स्टिल अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। आइडियोलॉजिकल अगर आप देखा जाए,
तो आपको मैंने जैसे पहले बताया कि चाइना इज नाउ कैचिंग अप विद यूएसए इन टर्म्स ऑफ इट्स जीडीपी, and its GDP is now the second largest GDP in the world. तो अगर चाइना की जीडीपी इसी तरह इंक्रीज करती रही, so there will be a time, maybe in the next decade or the next to next decade, when China will overtake US in terms of its GDP. तो जीडीपी के साथ आपकी पावर आती है, तो यूएस को यह खतरा है कि अगर चाइना की जीडीपी हमसे इंक्रीज कर जाएगी, तो इसका मतलब होगा कि वो हमसे सिक्योरिटी वाइज भी ऊपर चले जाएगा, और हमारी जो ग्लोबल डोमिनेंस है वो कम हो जाएगी। सो दीज वर द मेन रीजंस जिसकी वजह से आपके ट्रेड वॉर में सैंक्शंस लगाए जाते हैं और टैरिफ लगाए जाते हैं, और ये स्टार्ट होता है 2017 से और आज भी चल रहा है। अब ये बैकग्राउंड एंड स्ट्रेटेजीज मैंने आपको अब यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह हर आने वाले एडमिनिस्ट्रेटर ने यूएस के अंदर इसको प्रमोट किया। ये क्रिएट हुआ नियरली 2018 में, ठीक है। ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज्यादा थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट था, ये भी एक और रीजन है कि जी वो टेक्नोलॉजी जनरेट होती है यूएस के अंदर, लेकिन वो चाइना के अंदर चली जाती है और चाइना उसको कॉपी कर लेता है, ठीक है। तो इस वजह से भी उन्होंने ट्रेड बैरियर लगाए, फोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड अदर थिंग, ये रीजंस थे एट दैट टाइम। यूएस का रिस्पॉन्स क्या था? उनका रिस्पॉन्स ये था कि टैरिफ लगा दिए गए, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए, विड्रॉल फ्रॉम ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एंड लेबल चाइना एज अ करेंसी मैनिपुलेटर, ठीक है। ये ट्रम्प की प्रेसिडेंसी के अंदर सैंक्शंस लगाए गए, इसको रीड कर लीजिएगा, मैंने इसको नहीं पढ़ना। और उसके बाद ये सैंक्शंस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगाए गए, और बाइडेन ने ज्यादा इसका फोकस कन्वर्ट किया एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ। अभी जो आप आगे जाके बताता हूँ उसमें कौन से एडवांस टेक्नोलॉजी को लिमिट किया। तो ये मोस्टली जो है वो टैरिफ लगाए गए, और ये हर आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाया। तो इसका मतलब है सेम उनके फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव से कोई चेंज नहीं हुए। ये आपके सामने एक ग्राफ शो हो रहा है कि बाइडेन हाउस हैज प्लेस्ड एटलीस्ट 319 चाइनीज फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स ऑन इट्स एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट, कि भाई इन एंटिटीज को हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, इसके अंदर बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनीज हैं और इसके सीईओज हैं। अगर आप ये देखेंगे, ये वाला है आपके पास ट्रम्प एरा एंड दिस इज द बाइडेन एरा, सो इट इज नियरली सेम एंड सेम, ठीक है। बाइडेन एरा में भी उसके ऊपर सैंक्शंस लगी और ट्रम्प एरा में भी लगी। सो दिस इज जो है वो यूएस कह रहा है टू स्टॉप चाइना। अब ये हमने थोड़ा सा ट्रेड वॉर का देखा। अब ट्रेड वॉर के अंदर लिथियम की हम बात करते हैं, एक स्पेसिफिक कंपोनेंट की। हम हर चीज के ऊपर नहीं जाएंगे, हम उन चीजों को देखेंगे देखेंगे जो कि ग्लोबली रेलिवेंट हैं और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं। अब ये पॉइंट क्यों ओरिजिनेट हुआ? क्योंकि अभी ऑन मई आपके पास जो है वो सैंक्शंस लगती हैं यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी और यूएस की तरफ से भी ऑन चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑन चाइनीज बैटरीज, और इसमें टैरिफ जो है वो इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि जो चाइना का जो एक एडवांटेज है कि वो चीप बैटरीज प्रोड्यूस करता है, उस एडवांटेज को खत्म किया जाए, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग है इन बैटरीज की उनको लोकलाइज किया जाए, उसके अंदर ऑटार्की लेके आई जाए, सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ रिलायंस लेके आया जाए, और इस वजह से ये टॉपिक जो है वो ज्यादा हाईलाइट होता है। सबसे पहले अगर हम लिथियम का देखें, तो ये वो कंट्रीज हैं वेयर चाइना इज इन्वेस्टिंग इन प्रोजेक्ट्स टू एक्सट्रैक्ट लिथियम। यू शुड रिमेंबर दिस थिंग कि अगर हम लिथियम के रिजर्व्स की बात करें तो चाइना के अंदर उसकी जो माइनिंग है, क्योंकि लिथियम ऐसा नहीं है कि हवा में जा रहा है उसको निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, जस्ट लाइक हाइड्रोजन। इट इज अ काइंड ऑफ a resource, a natural resource, and it is available in different countries. In China, it is nearly 8%, और इसका जो मेन आपको जो नजर आएगा, इट इज इन चिली, अर्जेंटीना एंड ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा अफगानिस्तान के अंदर भी काफी ज्यादा रिजर्व्स हैं अवेलेबल लिथियम के, एंड दैट इज द रीजन व्हाई चाइना इज मेकिंग इन ग्राउंड्स इन अफगानिस्तान एज वेल। लेकिन ये चीजें आपको सामने दिखाने का पर्पस ये है कि आपको पता चले कि लिथियम की जो प्रोडक्शन है, अब प्रोडक्शन इज बीइंग डन इन चाइना, 15% ऑफ दैट, other 30% is Chile and 47% in Australia. But the refining, the major thing is the refined lithium जो कि यूज होता है प्रोडक्शन के लिए आपकी बैटरीज में, ये मेजरली कहाँ पे हो रहा है? ये चाइना के अंदर हो रहा है। एंड दिस इज द थिंग दैट व्हाई दिस रिसोर्स इज एक्चुअली बीइंग हाईलाइटेड,
ठीक है, चाइना होल्ड्स द हार्ट ऑफ टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एज वेल। अगर हम यूएस की बात करें कि जो यूएस के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक कंपनी है जो सबसे आगे है, दैट इज टेस्ला, और ये भी अपनी प्रोडक्शन के अंदर मोस्टली चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, स्टोरेज बैटरी रिलेटेड 40% डिपेंडेंसी है, केमिकल्स रिलेटेड 33% है, और इन पे काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है। सो ये फैक्ट्स बताने का पर्पज ये नहीं है कि टेस्ला कितनी इंपॉर्टेंट है, बल्कि फैक्ट बताने का पर्पज ये है कि वी आर नाउ सीइंग द डिपेंडेंसी ऑफ यूएसए ऑन ऑफ लिथियम on China. And this is simply one example of Tesla. Ke it is one company of USA which is heavily dependent on China. So at the time of crisis, we can say that China has more leverage over USA in this resource. ठीक है, अब कंट्रोल ओवर लिथियम इसलिए जरूरी है, ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। यूनाइटेड स्टेट हैज इम्पोज्ड टैरिफ अप टू 100% ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, encompassing electric vehicle batteries and battery parts। अभी ये रिसेंट जो है वो इम्पोजिशन की गई है यूएस की तरफ से, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ यूएस इम्पोजिशन यूरोपियन यूनियन ने भी इसके ऊपर एडिशनल टैरिफ लगाए हैं, एंड दे हैव इम्पोज नियरली टैरिफ्स नियरली टू 38% on these batteries which are being imported by China। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होगा, आप सबके सामने है। क्या होगा कि ये चीजें जो है वो प्रैक्टिकली यूएस मार्केट्स के अंदर जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएंगी। एंड व्हेन यू से कि एक चीज एक्सपेंसिव हो जाती है, सो पीपल विल परचेज द थिंग्स व्हिच आर लेस एक्सपेंसिव एंड व्हिच आर more easily accessible। So these two things will increase the production of batteries in USA, not in the near term, but maybe in the longer run। एंड इसकी वजह से चाइना के ऊपर काफी ज्यादा जो है वो इम्प्लीकेशंस होंगी, उसकी एक मार्केट की एक्सेस बंद होगी, और उसकी वजह से जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी डिक्रीज होगी। सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन लिथियम इन बिटवीन यूएस एंड चाइना। अब मैं ये चीज ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि क्यों हमारे पास स्लोगन राइज हो रहे हैं ओवर लिथियम, हमें देख लिया। अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? हु कैन एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस थिंग on global politics, global environment, on South third world countries and etc। तो क्या implications हो सकते हैं इस चीज के? कौन explain करेगा? You can raise hand। कल आपको मैंने पूरा लेक्चर एक्सप्लेन किया इस चीजों पे, so you have to find out some reasons कि what can be the implications of this thing on global politics, on anything। It's not related to one country or one region, it can be on anything। So we have finally one hand raised, let's see what is your point of view, Haris। सर बेसिकली इसमें हमारे पास ब्लॉक बनेंगे और जो मल्टीलैटरल जो वर्ल्ड ऑर्डर है बेसिकली हम उसकी तरफ जाएंगे। कुछ जो कंट्रीज हैं वो चाइनीज की साइड लेंगे, और जैसे यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन ब्लॉक है वो कंटेन कर रहा है चाइना को। तो इवेंचुअली उसके रिपरकशंस इसी फॉर्म में आएंगे कि वो फिर ब्लॉक्स की फॉर्म में उनकी डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, वो अपनी लोकल करेंसी में करेंगे, जो कि ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट था। तो बेसिकली ये ठीक मेजर है, इस रिपरकशंस होंगे। ये चीज ओके, राफे आप बताएं। वालेकुम सर। सर मेरा पॉइंट वालेकुम ऑफ व्यू सलाम। भी जो है हारिस की तरह का ही था कि इसमें जो है ना ज़्यादा डी डॉलराइजेशन का कंसेप्ट है वो इमर्ज करेगा। उसके बाद बाद मुख्तलिफ किस्म के जो डिफेंस अलायंस बनेंगे, जिस तरह एक आजकल इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के तौर पे चल रहा है। तो इस तरह करके मुख्तलिफ किस्म के जो कॉरिडोर हैं वो प्रिवेल करेंगे, क्योंकि सप्लाई चेन की डिसरप्टमेंट होगी। जिस तरह रशिया यूक्रेन वॉर से हमें देखने में मिलता है कि जब रशिया और यूक्रेन के दरमियान वॉर हुई तो 70% और सोयाबीन ऑयल और डिफरेंट किस्म की और चीज़ें हैं मार्केट में मतलब ना महंगी हो गई। और वो फिर जो है इससे और चीज़ होगी कि नई मार्केट्स जो है वो इमर्ज होंगी फ्री ट्रेड। तो इस तरह करके डिफरेंट किस्म की और जो हम्म फिनोमेना है, डिफेंस एग्रीमेंट्स ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएंगे। जैसा दुनिया आजकल ज़्यादातर जो है अमेरिका के ऊपर डिपेंड करती है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमर्ज कर जाएगी तो
इससे ज़्यादातर जो आगे जो है टेक्नोलॉजीज है, जिस तरह वेपन गार्डिंग सिस्टम है और टारगेट लॉक सिस्टम है, इस तरह करके मुख्तलिफ किस्म की रोबोटिक्स के अंदर काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो इसमें मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। अब जब हमने ये चीजें अंडरस्टैंड करनी है तो आप इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंड किया करें। आप इम्प्लीकेशंस अगर किसी भी टॉपिक की हैं, ना कि इस टॉपिक की, कोई भी चीज आ जाए, अगर आपने इम्प्लीकेशंस समझनी है तो ग्लोबल सिक्योरिटी पे देखें, ग्लोबल पॉलिटिक्स पे देखें, ग्लोबल इकोनॉमी पे देखें और ग्लोबल इन्वायरमेंट पे देखें। तो ये चार चीजें हैं जिसपे हमने इनकी इम्प्लीकेशन स्टडी करनी है। अब मैं आपको इस पे एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। लेट मी ओपन, एक मिनट रुकें। जी, तो मैं स्क्रीन शेयर लेके जाता हूँ वन नोट पे और आपको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, मैं आपको इम्प्लीकेशंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इम्प्लीकेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने अगर बात करनी है ग्लोबल सिक्योरिटी पे, तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इन ट्रेड बैरियर्स के ओवरऑल। अगर ट्रेड आपने देखनी है तो सबसे पहले आपके पास आएगा, आप बात करेंगे, सो इट विल गो टूवर्ड्स डीकपलिंग, ठीक है। लाइक द कंट्रीज विल नाउ गो फॉर self-reliance, self-sufficiency, and it will go, it will basically go towards globalization. अब ग्लोबलाइजेशन क्या है कि ग्लोबलाइजेशन का स्लो डाउन हो जाना, ठीक है। दूसरा इशू इसमें क्या है कि इट विल फर्दर गिव एयर्स टू मल्टीपोलैरिटी, ठीक है, जो मैंने कल आपको काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया है। और इसके अलावा जो तीसरी चीज है वो क्या बताइए आपको, इसमें जो डीकपलिंग है, मल्टीपोलैरिटी है, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी के अलावा हम बात करते हैं दूसरी इशू, दैट इज ग्लोबल इकोनॉमी। अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ बात करें तो यू नो दैट कि हमें अगर टैरिफ लगते हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, ओपन ट्रेड, इजी ट्रेड, दैट इंडिकेट्स प्रॉफिटेबिलिटी। इसमें आपको जो कंज्यूमर है उसका फायदा होता है। सो ग्लोबल इकोनॉमी में आपका ये आएगा कि इट विल बेसिकली इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। के अब जो एक फिनोमेना है लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का, कि भाई जो कंट्री जिसमें स्पेशलाइजेशन है वो उसको अच्छे तरीके से बना सकती है, कॉस्ट इफेक्टिव बना सकती है, और जिस कंट्री में स्पेशलाइजेशन नहीं है वो उसको इफेक्टिव नहीं बना सकती। अब इसकी एग्जांपल ये है ब्लूमबर्ग के मुताबिक कि अगर एक प्रोडक्शन जो है इसी चीज की, बैटरी की प्रोडक्शन वाला प्लांट अगर यूएस में लगेगा, तो नियरली उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उस प्लांट को लगाने की, डेट विल बी $600 million इन यूएसए, ठीक है, इन चाइना सॉरी, एंड इन यूएसए इट विल क्रॉस ओवर $800 million, जो उसका बेसिक यूनिट बनेगा इस बैटरी को बनाने के लिए। सो इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एज वेल, ठीक है। इसके अलावा दैट विल ऑल्सो जो है वो इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि जो टैरिफ लगेंगे जिस भी इकोनॉमी में तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। फॉर एग्जांपल चाइना है, उसकी मार्केट सफर करेगी, और ओवरऑल जो डेवलपिंग कंट्री या जो जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है सप्लाई चेन पे, उस पे जो है वो क्राइसिस जनरेट होगा। लेकिन इसका पॉजिटिव भी इम्पैक्ट आ सकता है कि इसकी वजह से वो टारगी की तरफ जाएंगे कंट्रीज, और सेल्फ रिलायंस में इसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो न्यू अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो इसका तीसरा, जो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आएगा, डेट इज ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, सॉरी इन्वायरमेंट। अब ग्लोबल इन्वायरमेंट पे क्या है कि दिस विल, these efforts, these tariffs, they will stymie the efforts to control climate change. अब हम बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज को हमने कंट्रोल करना है, वी नीड सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, सच काइंड ऑफ इनोवेशन, जिसमें से आपकी जो फॉसिल फ्यूल्स की डिपेंडेंसी है वो कम हो। इसमें हम क्लाइमेट चेंज में भी आगे चीजें ये देखेंगे। लेकिन अब चूंकि टिट फॉर टैट अगर बैरियर्स लगते हैं, सो दिस विल स्लो डाउन द ट्रांजिशन टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। डेफिनेटली जो अब यूएस टैरिफ लगाएगा तो अभी इन द नेक्स्ट ईयर ऐसा तो नहीं है कि उसकी प्रोडक्शन अचानक से स्टार्ट हो जाएगी। दैट विल टेक a couple of years before this production kick starts in USA, and as a result of that जो आपकी efforts है on climate change
on countering these threats of climate change, they will be stymied. तो ये चीजें हैं जो आपके ओवरऑल इसके इम्प्लीकेशन आ सकती हैं. इज इट क्लियर? समझ आ गई चीजों की? ठीक है. अब इसके बाद हम आगे देखते हैं. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की. यूएस ट्रेड वॉर, यूएस चाइना ट्रेड वॉर के अंदर ही आता है ये टॉपिक, एंड दैट इज रिलेटेड टू द चिप वॉर. ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स एंड हाउ दे विल इम्पैक्ट अदर कंट्रीज. अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है इन द वर्ल्ड, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हर आपकी डिवाइस के अंदर जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड डिवाइस है, यू आर यूजिंग मोबाइल फोन, यू आर यूजिंग कैमरा, यू आर यूजिंग एनी डिजिटल डिवाइस, सो दे हैव अ बेसिक सिस्टम जिसके ऊपर ये सारे कोडिंग होती है, एंड दैट इज योर सेमीकंडक्टर. और जिसके ऊपर होती है उसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर चिप्स, CHIPS. अब इसके ऊपर जो है जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है, ओपन एआई, चैट जीपीटी, यू हैव ऑलरेडी सीन. सो इनके लिए आपको एडवांस्ड माइक्रोचिप्स की जरूरत है, एंड इनके ऊपर जो मोस्टली डिपेंडेंसी है, जो कि स्पेशलिटी है इन द वर्ल्ड, वो एग्जिस्ट करती है विद यूएस एंड इट्स अलाइड पार्टनर. यूएस के पास इटसेल्फ तो नहीं है, लेकिन उसके अलाइड पार्टनर्स हैं, फॉर एग्जांपल जापान, ताइवान, नीदरलैंड. ठीक है, तो ये वाली ऐसी कंपनीज हैं जो कि इसके ऊपर एक अपना एडवांटेज रखती हैं. अब इन कंपनीज के ऊपर भी काफी ज्यादा सैंक्शंस लग गई हैं कि इन्होंने ये चीजें एक्सपोर्ट नहीं करनी चाइना को. अब चाइना को एक्सपोर्ट क्यों नहीं करनी, उसके रिस्क मैं आपको बताता हूँ. अब कंसर्न्स क्या थे यूएस के कि भाई अगर ये चीजें जाती हैं चाइना के पास, तो चाइना विल यूज देम इन देयर मिलिट्री एंड मे इंक्रीज देयर मिलिट्री पावर. ठीक है, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस तरह की चीजें, दे विल एड अप योर एक्सपर्टीज ऑन एनी फील्ड. अगर आप मिलिट्री की बात करते हैं तो इसमें जो रोबोट्स हैं, जो इसमें कैपेबिलिटीज हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज. और ये सबसे बड़ा कंसर्न है यूएस का. ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया. अब इस कंसर्न की वजह से बाकी सारे कंसर्न ओवरलैप करते हैं कि भाई अगर चाइना के पास इस किस्म के just a second, let me attend the call. आपको आवाज आ रही है? सॉरी, आई गॉट अ कॉल, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया कनेक्शन. तो ये मेजर यूएस के कंसर्न्स थे कि अगर ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है चाइना के पास, तो चाइना कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी फॉर इट्स ओवरऑल इम्प्रूवमेंट, द इम्प्रूवमेंट ऑफ इट्स मिलिट्री, जो कि मेन कंसर्न है यूएस का. एंड दैट इज व्हाई वी हैव सीन द काइंड ऑफ सैंक्शंस व्हिच आर बीइंग इम्पोज्ड ऑन दीज काइंड ऑफ चिप्स. ठीक है, अब कौन से एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाए हैं? सबसे पहले बाइडेन ने लगाया, that is the chips, creating helpful incentive to produce semiconductors and services. So this is the act, CHIP Act, which is being incorporated by the Biden administration. इसकी वजह से ये एक्ट कहता है कि जी हम इतने $1 बिलियन लगाएंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अमेरिका के अंदर, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेनी है चाइना से, और उसके लिए उन्होंने स्पेशली ये एक्ट बनाया. इसके अलावा उन्होंने कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस, टैक्स ग्रांट्स दी हैं ऐसी कंपनीज को जो कि अमेरिका के अंदर आके इन्वेस्ट करेंगी इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. इसके अलावा जो मेन चीज इसमें की है वो ये है कि इसके ऊपर, चाइना के ऊपर उसने अब सैंक्शंस लगा दी गई हैं कि जी चाइना नियरली 95 ऑफ इट्स सेमीकंडक्टर, जितनी भी इंपोर्ट है, जो भी वो फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है, उसके लिए तकरीबन 95% उसकी जो इंपोर्ट है वो आती है यूएस से. और इस वजह से चाइना
को कंट्रोल करने के लिए यूएस जो है वो सेमीकंडक्टर को एज अ वॉर टूल यूज कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा यूएस ने परसुएट किया नीदरलैंड को, जिसकी जो कंपनी है आई थिंक निवीडिया, इंटेल इंटेल नीदरलैंड की नहीं है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो ये कंपनीज हैं नीदरलैंड की और जापान की कि भाई आप अपनी एक्सपोर्ट्स ऑफ चिप मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लिमिट करें चाइना के ऊपर। अब इसका रिस्पॉन्स क्या आया? इसका रिस्पॉन्स ये आया चाइना कहता है ठीक है आप इस पे लगा दें, एक्सपोर्ट पे पाबंदियां लगा दें, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं है, एंड दैट इज द यूज ऑफ गैलियम एंड germanium which are being used in these semiconductor chips. So China is saying that if you are blocking the entry of semiconductors in China, so in return of that, I can block the entry of these exports to USA and hence उनकी भी प्रोडक्शन जो है वो इम्पैक्ट होगी। अब इसके जवाब में क्या किया चाइना ने एक बात नई उसने लॉजिक जो है पॉलिसी निकाली है, दैट इज द टेक्नोलॉजी अथॉरिटी। सो चाइना अब एम करता है कि जिस तरह रिस्क यूएस के ऊपर भी है इसी तरह चाइना के ऊपर भी रिस्क है। चाइना कहता है कि नाउ आई एम गोइंग टू हैव टेक्नोलॉजिकल ऑटार्की। व्हाट डज इट मीन बाय ऑटार्की? ऑटार्की होती है सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ रिलायंस, इकोनॉमी वाले टॉपिक में भी आप पढ़ते होंगे। लेकिन चाइना कहता है क्योंकि मैं इस टेक्नोलॉजी पे, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ यूएस के ऊपर, तो आई हैव टू गेट रिड ऑफ दिस डिपेंडेंसी एंड दैट इज व्हाई चाइना इज इन्वेस्टिंग हेविली ऑन इट्स चिप डेवलपमेंट। और तकरीबन 2015 से अब तक चाइना हैज स्पेंड नियरली 150 प्लस बिलियन डॉलर ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड दीज काइंड ऑफ फैसिलिटीज। और इसके अंदर हवावे जो कंपनी है दैट इज टेकिंग द लीड इन दिस रिगार्ड, और ये पूरा जो है वो चीजों पे कंट्रोल कर रही है। एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है चिप कंट्रोल में, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ लेगेसी चिप्स। अब लेगेसी चिप्स क्या है? अब चिप्स में कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ टाइप्स हैं, कुछ ऐसी चिप्स होती हैं जो कि ओल्ड हैं, आउटडेटेड हैं, एडवांस नहीं है, उसके अंदर पुरानी टेक्नोलॉजी यूज होती है, एंड दैट इज रेडिली अवेलेबल विद चाइना। एंड चाइना हैज एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग दीज काइंड ऑफ चिप्स। यानी चाइना तकरीबन 30% वर्ल्ड वाइड लेगेसी चिप्स प्रोड्यूस करता है। लेगेसी चिप्स कौन सी हैं? जो कि हर चीज में यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑडियो डिवाइस है उसके अंदर जो चिप्स पुरानी यूज हो रही हैं वो लेगेसी डिवाइस है, या टीवी के अंदर जो आपके जो थोड़े से पुराने आउटडेटेड अगर टीवीज हैं तो उसके अंदर जिस किस्म का जो एक पैनल यूज होता है दैट इज बेस्ड ऑन दीज लेगेसी चिप्स। तो ये जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है that is also heavily captured by China. एडवांस टेक्नोलॉजी में यूएस आ गया, बट थोड़ी सी जो पुरानी टेक्नोलॉजी है दैट इज बीइंग टेकन बाय चाइना, और चाइना उसके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से चाइना इसको भी यूज कर सकता है एज अ लेवरेज ऑन यूएसए, और यूएस ने इस चिप्स एक्ट के तहत इन्वेस्टमेंट इसके अंदर भी लगाई है कि भाई जो कंपनी हमारे अंदर प्रोड्यूस करेगी, मुल्क के अंदर प्रोड्यूस करेगी इस किस्म के इक्विपमेंट, तो उसको हम टैक्स रिलैक्सेशन देंगे। तो ये सारा चिप का मामला है, ठीक है, ये सारी चीजें चल रही हैं। अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? अगेन इसकी इम्प्लीकेशंस को दोबारा आप उसी तरह डिवाइड कर सकते हैं जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया। अब सबसे पहले इसकी इम्प्लीकेशन ये हो सकती है कि इट कैन इंक्रीज द इलिसिट सेल्स, ग्लोबल सिक्योरिटी, क्योंकि अगर चाइना export control on rare earth metals may lead to increased smuggling, potentially exacerbating the use of illicit trade, ठीक है। अब चाइना जो है वो इन चीजों को उसने बेचना तो है, बट चाइना कैन यूज अदर वेज टू एक्सपोर्ट दीज काइंड ऑफ थिंग्स टू कंट्रीज लाइक यूएस एंड जापान, ठीक है। इसके अलावा import diversification efforts by other countries like Japan could limit the effectiveness of China's sanctions. यानी अब बाकी कंट्रीज ये इस हेडिंग में आता है कि इट कैन क्रिएट डीकपलिंग, यानी जो कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है दे विल गो फॉर डीकपलिंग एंड हेंस दे विल रिड्यूस द रिलायंस ऑन ईच अदर। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस की तरफ जा सकता है चाइना, सेम इम्प्लीकेशन जो कि मैंने पहले बताई आपको। ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? जो बाकी कंट्रीज हैं जो कि इन प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं, उनकी इकोनॉमीज हैम्पर हो सकती हैं, क्योंकि जो चाइना है सबसे बड़ा इंपोर्टर है इन चीजों का, और बाकी कंट्रीज अगर ये चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं सो डेफिनेटली देयर इकोनॉमीज
will take a dip. Geopolitical tensions escalate हो सकती हैं, ठीक है. The chip war could escalate and extend beyond semiconductors to other industries like electric vehicles technology, where China has a competitive advantage, और ये already हो चुका है, ठीक है. इस जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, और वो सिक्योरिटी कंसर्न है सबसे बड़ा ताइवान का. ताइवान इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक तो वो चाइना के साथ एक अलाइड कंट्री है और चाइना के उसके हिस्टोरिकल क्लेम्स हैं. ताइवान इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि जो अपकमिंग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, द प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर, उसके अंदर जो सबसे बड़ी लीड है वो ताइवान की है, और इस वजह से ताइवान इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट हो चुका है. तो अगर इस किस्म के टिट फॉर टैट बैन्स लगेंगे, सैंक्शंस लगेंगे, यूएस एंड चाइना एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे, तो चाइना विल डेफिनेटली ट्राई कि वो कंट्रोल करे ताइवान के ऊपर, एंड आफ्टर कंट्रोलिंग ताइवान, कंट्रोलिंग the whole of the export of Taiwan, which is the semiconductor. So it can increase geopolitical tensions on this region, और ये already increase हो गई हैं. मिलिट्री ड्रिल्स होती हैं इस ताइवान स्ट्रेट के अंदर, जिसकी वजह से यूएस एंड चाइना का एक वॉर फ्रंट ओपन हो सकता है, एंड दैट वुड बी कैटास्ट्रोफिक टू द इंटरनेशनल, फॉर द इंटरनेशनल इकोनॉमी. And this will hit the overall high tech technological industry, क्योंकि अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें, ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफी ज्यादा हुई है. बट इफ वी गो फॉर दीज काइंड ऑफ सैंक्शंस, तो जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स हैं, द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, दैट विल बेसिकली रिड्यूस द पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, और इससे जो ग्लोबल डिजास्टर्स हैं उनको मैनेज करना, उनको कंट्रोल करना, उसकी एफर्ट्स हैम्पर होंगी. और कौन सी एफर्ट की बात कर रहा हूँ सबसे ज्यादा? क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की, डिजास्टर मैनेजमेंट की, पॉवर्टी एलिवेशन की. तो ये सारी चीजें इसमें डायरेक्टली इस पे इम्पैक्ट होंगी. ठीक है, यहां तक समझ आ गया? गिव मी जस्ट 2 minutes ब्रेक, आई एम कमिंग, और उसके बाद हम ये आगे चीज स्टार्ट करते हैं. अच्छा जी, अब हम बात करने जा रहे हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे. इतना हॉट टॉपिक नहीं है ये, लेकिन चूंकि इस टॉपिक में कवर हो रहा है तो इसको हम कवर कर लेते हैं. अब सबसे पहले आपको ये देखने की जरूरत है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पोर्टफोलियो क्या है. इसका इतना बड़ा पोर्टफोलियो है कि इट इज बेसिकली लिंकिंग द ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड विद द वेस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड. यू कैन सी कि it is connecting East Asia through your Central Asia, that is connecting East Asia to your Central Asia to uh, the Europe, ठीक है, साउथर्न यूरोप. इसके अलावा अगर हम इसके सी रूट से बात करें, द डेवलपमेंट ऑफ सी पोर्ट्स, तो इट इज बेसिकली फैसिलिटेटिंग द ट्रेड, द सी ट्रेड एज वेल. आवाज आ रही है सबको? So that is why Belt and Road Initiative is important. It has nearly 151 partner countries. You see, nearly all of the African continent, other than India, all of the Asia जो है वो इसका पार्ट है. These countries जो कि आसियान के अंदर आते हैं, ये सारे countries जो हैं, that is New Zealand and all these countries, they are part of this very initiative. और इसके अंदर China is pumping a lot of money. How much is being pumped? Nearly $2.8 trillion. China and BRI countries के दरमियान इसकी ट्रेड है. And this is the investment which is done by China in all these जो है वो सारे initiative के अंदर nearly $1 trillion. And the flagship project of this project is CPAC, which is in Pakistan. तो आप इसकी जो इम्पोर्टेंस देख सकते हैं. आवाज आ रही है आप सबको? ओके. तो आप इसकी इंपॉर्टेंस देख सकते हैं ओवरऑल के व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. अब एक इसका तकरीबन लास्ट ईयर इसका डेकेड हुआ, कंप्लीट हो गया, अब 11 साल होने वाले हैं. तो इसमें इस इनिशिएटिव को अगर थोड़ा सा एनालाइज करें तो दैट इज बेसिकली, जैसे मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया, कि दिस इज बेसिकली द कॉर्नरस्टोन ऑफ चाइनाज फॉरेन पॉलिसी.
जो कल मैंने आपको बताया कि द वे चाइना इज ट्राइंग टू कैप्चर इंटरनेशनल मार्केट to portray its image as a soft power. So this is the way of China. This is how China is going to lead the world. And this is basically the cornerstone of China's foreign policy, the leader of China's foreign policy, which is Xi Jinping. It is expansive vision, it is infrastructure and beyond, and it wants to connect the economy of China, to integrate the economy of China with its partnering countries. यानी nearly 151 countries में चाइना अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना चाहता है. इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका ग्लोबल प्रेजेंस है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में चाइना जो है टेकिंग द लीड. इट हैज इंक्रीज द ट्रेड ग्रोथ बिटवीन द कंट्रीज, द पार्टिसिपेंट कंट्रीज. ये सारी चीजें जो है वो बोलने की हैं. इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, चाइना यूरोप एक्सप्रेस रेलवे एंड सीपैक. तो दिस हैज आल्सो अचीव्ड मार्वलस जो है वो इसकी अचीवमेंट्स हैं, आप इसमें देख सकते हैं. चाइना यूरोप अचीविंग अ माइलस्टोन विद 15,000 ट्रिप्स इन 2021 एंड रिमार्केबल 29% ग्रोथ इन ट्रांसपोर्ट गुड्स, जो कि रेलवे के थ्रू चाइना से यूरोप के पास आती हैं. तो एक ये उसका थोड़ा सा पोर्टफोलियो है. काफी ज्यादा इसके आपको इन्फोग्राफिक्स नेट पे मिल जाएंगे, लेकिन बेसिक है हमने इसको अंडरस्टैंड करना है, इसके चैलेंजेस कौन से हैं एंड रिस्क कौन से हैं जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को फेस करने पड़ते हैं. सबसे पहले आपके हैं प्रोजेक्ट इश्यूज. प्रोजेक्ट इश्यूज में आपको एग्जांपल की कोई जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड द नेम ऑफ पाकिस्तान एंड यू कैन एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स. कि इन प्रोजेक्ट इश्यूज द वायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, इन तीन चीजों के इश्यूज इस प्रोजेक्ट को लाए करने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान, instead of foreign train project we can it is simply a policy choice. We could actually invest on our railway project, in modernizing of our railway and in the development of our agriculture sector. So this is the one issue. Like ऐसे projects लिए गए हैं जो कि short term values पे base करते थे. इसका एक debt burden है and the opposition. अब इसमें जो श्रीलंका की एग्जांपल आपके सामने है अम्बरटोटा पोर्ट की, कि श्रीलंका ने जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना के साथ प्रोजेक्ट किया, तो श्रीलंका could not pay the loan, and as a result of that they have extended the duration of the lease of this port to China. Climate change concerns, अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चाइना ने SDGs के साथ लिंक किया है, लेकिन इससे पहले द प्रोजेक्ट्स which were made, which were developed under Belt and Road Initiative, they were not climate friendly. इसकी एग्जांपल आप जो पाकिस्तान के अंदर कोल पावर प्रोजेक्ट हैं उसकी फॉर्म में दे सकते हैं. फाइनेंशियल इनइक्वालिटीज, लेबर डिस्प्यूट्स एंड लोन इंटरेस्ट रेट्स रेंजिंग फ्रॉम 7 to 10%. तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो चैलेंजेस आ रहे हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट्स को. इसके अलावा जो ग्लोबल पॉलिटिक्स के अगर हम देखें, जो ग्लोबल कंसर्न्स हैं, सबसे पहला है यूएस स्ट्रेटेजिक कंपटीशन. कि यूएस कंसीडर्स दिस प्रोजेक्ट एज अगेंस्ट द वैल्यूज ऑफ इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर, जिसके अंदर जी आप जो है वो एक ओपन ट्रांसपेरेंट जो है वो रख के चलेंगे और जिसमें यूएस लीड करेगा. तो दैट इज व्हाई यूएस इज बेसिकली अपोजिंग दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि वो कहता है कि जी देखें ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, प्रोजेक्ट सस्टेनेबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, करप्शन बहुत ज्यादा है इन चीजों में, ओपननेस नहीं है इन प्रोजेक्ट के जो उसमें जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं. सो दैट इज व्हाई यूएस इज अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट. ठीक है. काउंटर मेजर्स बाय वेस्ट ने क्या किया, एक उसने स्टार्ट किया फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी. लाइक जो इंडो पैसिफिक के कंट्रीज हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए और इस प्रोजेक्ट से हटाने के लिए दे हैव लॉन्च्ड द सेम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट एज ऑफ योर बीआरआई, बट इसके अंदर उस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं है जो कि एक बीआरआई का पोर्टफोलियो है. ठीक है. इसके अलावा जो भी पीछे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी G20 समिट इंडिया के अंदर, उसके अंदर उन्होंने आईएमएफ की बात की, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, बट दैट इज आल्सो नॉट बीइंग मटेरियलाइज. इससे पहले यूएस ने बात की ब्लू डॉट नेटवर्क की, BD ब्लू डॉट नेटवर्क, वो भी मटेरियलाइज नहीं हुआ. इसके अलावा बात की जो बाइडेन ने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव, ठीक है, अलोंग विद G7 कंट्रीज जो कि सारे अलाइड कंट्रीज हैं यूएस के. So these projects are still in the nascent stage and still not materialized. But you can name these projects and you can mention that these projects are being
portrayed and presented by West as opposed to China's Belt and Road Initiative. इसके अलावा इंडिया की एप्रीहेंशन हैं। सबसे पहले तो वो ये कहता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के टैक्टिक्स के थ्रू चाइना जो है वो हेजिमनी इंश्योर करवाना चाहता है इस पूरे रीजन में, एशिया के अंदर। और दूसरा प्रोजेक्ट उसका जो सी पैक है, इट इज सेइंग कि जी ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जा रहा है अकॉर्डिंग टू इंडिया, एंड दैट इज द ट्रांसलेशन ऑफ इट्स सोवरेनिटी। इस वजह से वो सी पैक के अगेंस्ट है। लॉन्ग टर्म चैलेंजेस है, सस्टेनेबिलिटी है, एनवायरमेंट रिस्क है, ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस इश्यूज हैं, डोमेस्टिक इंटीग्रेशन को मैं एक्सप्लेन कर दूं। Integrating the BRI with inland priorities, particularly the development of Xinjiang and the western region, is crucial for ensuring domestic benefit. अब आप बात करते हैं कि CPEC की, CPEC को आप ले लें कि CPEC is still not viable because the trade which is being passed through the CPEC is still not integrated in the domestic circle। ठीक है, क्यों? आपके पास पाकिस्तान में बात करें तो हमारे पास सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज्यादा हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रोड नेटवर्क है जो कि पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट करती है वाई काशकर, नियरली हाफ ऑफ द टाइम जो है पूरे ईयर की वो क्लोज रहते हैं कनेक्टिविटी की वजह से। तो दीज आर सम डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स। और डेट मैनेजमेंट एंड ट्रैप डिप्लोमेसी, ये भी उसके ऊपर चैलेंज किया जाता है कि जी ये डेट ट्रैप है बाय चाइना टू लाइक टू बेसिकली मिरर व्हाट mirror the policies of East India Company in Asia or in these countries, participating countries. तो ये सारे examples आपके सामने लिखी हुई हैं। So these are some long-term challenges to these projects, Belt and Road Initiative. कुछ सक्सेसेस की अगर हम बात करें तो ये सक्सेसेस हैं। इसकी वजह से जो टूरिज्म है, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, कल्चरल डिप्लोमेसी काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। पाकिस्तान के लिए अगर आप बात करें तो पाकिस्तान में स्किल डेवलपमेंट में काफी ज्यादा काम हो रहा है अंडर लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम। इसके अलावा जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं और जो भी जिस किस्म की भी ट्रेनिंग आती है फॉरेन ट्रेनिंग, उसमें चाइना काफी ज्यादा स्पॉन्सर कर रहा है पाकिस्तान को। ठीक है, इट हैज गार्नर्ड इंटरनेशनल सपोर्ट एंड पार्टिसिपेशन, ग्लोबल एंगेजमेंट, सॉफ्ट पावर, एंड इट हैज इंक्रीज चाइनाज ग्रोइंग रिलेशन विद रशिया। तो ये सारी चीजें जो है वो इसके सक्सेसेस में आ जाएंगी। तो इतना इसमें कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत नहीं है। इट इज सिंपली अ साइड टॉपिक जो कि मैंने आपको इसी लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया। अगर हम इसके कंपैरिजन की बात करें तो क्या आपको लगता है कि इसके कंपैरिजन में कोई प्रोजेक्ट है? बिफोर आई एक्सप्लेन दिस थिंग, व्हाट डू यू से कि इसके अंदर क्या कंपैरिजन में आ जाता है इस प्रोजेक्ट के अंदर कंपैरिजन में? हु कैन एक्सप्लेन? डू यू थिंक बेल्ट एंड बिल्ड बैक बेटर और आईमैक या जो भी नेटवर्क्स हैं, जो भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, दे कैन compete with Belt and Road Initiative? So I don't think so. In the longer run, they are not viable as Belt and Road Initiative. अगर इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बिल्ड बैक बेटर की, अभी आईमैक तो भी रिसेंट है ना, एक अनाउंसमेंट थी, बट वी डू नॉट सी एनी काइंड ऑफ कंक्रीट आउटपुट कमिंग फ्रॉम दैट फोरम। ठीक है, दैट इज स्टिल देन अनाउंसमेंट। अगर हम बिल्ड बैक बेटर की बात करें तो इसका बैकग्राउंड आप देखते हैं। इट वाज अनाउंस्ड बाय यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इन जून दिस, एंड इट एम्ड टू sorry and it aimed to provide a value-based, transparent and sustainable alternatives to China's Belt and Road Initiative। ठीक है जी। अब इसमें कंट्रीज पार्टिसिपेंट कौन से हैं? G7 कंट्रीज हैं। इन्होंने 2022 में प्रोग्राम लॉन्च किया। ठीक है, प्रोग्राम फॉर ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एज पार्ट ऑफ बिल्ड बैक बेटर। उन्होंने कहा कि हम इसमें $600 बिलियन इन नेक्स्ट 5 years में इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करेंगे, स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज। अब इस पे क्रिटिसिज्म ये इमर्ज करता है कि जी इसमें जो फंडिंग सोर्सेज हैं जो बताए गए $600 बिलियन, इट इज येट टू बी कलेक्टेड। ठीक है, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू ग्लोबल गेटवे। द फोकस हैज बीन शिफ्टेड आफ्टर द रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जांपल द गजा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ, या उससे पहले जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट था। इसकी वजह से जो इन कंट्रीज का एक फोकस था कि हम इसके पैरेलल लेके आ सकें प्रोजेक्ट, वो एक शिफ्ट हुआ है। कोल्ड वॉर मेंटालिटी आप लिख सकते हैं कि इट रिफ्लेक्ट्स द कोल्ड वॉर मेंटालिटी एंड tries to contain China global influence, and it is presenting
कैन यू हेयर मी? एम आई ऑडिबल? तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि इसका कंपैरिजन क्या है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ। इसका ऐसा कोई इतना कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि बेल्ट एंड BRI एक्सपेंशन, चाइना to expand the scope of BRI, that is incompatible. Geopolitical analysts note that B3W and BRI have incompatible strategies, with BRI already having an established land and sea connectivity route, while B3W is still in the pipeline. Western strategic critique क्या कहते हैं जी पाकिस्तान के सेनेट डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन कि वेस्टर्न स्ट्रेटजी इज सिक्योरिटी सेंटर्ड एंड रिफ्लेक्ट्स अ कोल्ड वॉर मेंटालिटी, बट ऑन द अदर हैंड जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दे नीड इन्वेस्टमेंट, दे नीड काइंड ऑफ impetus in their economic growth, and that is being provided by China and not the Western projects. ठीक है, तो ये सारे जो है वो इनके इशू हैं ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के। तो इसके साथ मैं आज का टॉपिक कंप्लीट करता हूँ। ये ताइवान वाला इशू हम एक और लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। इंडो पैसिफिक वाले में देख लेंगे या किसी और टॉपिक में देख लेंगे, बट नॉट विद इन टुडेस लेक्चर। तो विद दिस आई एम एक्चुअली स्टॉपिंग हियर, और हम इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में कोई डोमेस्टिक टॉपिक करेंगे। बहुत हो गए आप लोगों के लिए इंटरनेशनल टॉपिक के लिए, आप इसको देख लीजिएगा। और ये जो ताइवान वाला इशू है हम किसी और टॉपिक में आगे कवर करेंगे। So that's all for today. If you have question, you can raise hand. I will answer you. और अगर आपका क्वेश्चन नहीं है, you can leave the class. I think the class is over now. जी, जिसका इशू है kindly raise your hand. We have. अच्छा, किसी ने कहा इस टॉपिक से रिलेटेड आपको असाइनमेंट दिया, तो मैं इसका क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ गूगल क्लासरूम पे। आप इसमें से क्वेश्चन निकाल के उसका आंसर निकाल लें और कल हम डिस्कस कर लेंगे। जी है ना, सबसे पहले आपको क्वेश्चन ले लेते हैं। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी जी जी, आई कैन। सर ये क्वेश्चन ये था कि आपने कहा कि सेमीकंडक्टर की ट्रेड जो रोकी हुई है यूएस ने, तो उसके रिएक्शन में गैलियम और जर्मेनियम की ट्रेड रोकी है चाइना ने। तो गैलियम एंड जर्मेनियम का सिग्निफिकेंस क्या है? वो भी बेसिकली दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, प्रोडक्शन में यूज होते हैं सेमीकंडक्टर्स के, और के ऊपर जो मोस्टली जो प्रोडक्शन है, जो कंट्रोल है उसका, वो चाइना का है। जी उसामा, क्या क्वेश्चन आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं एक जगह पढ़ रहा था कि एक यूरोपियन यूनियन की तरफ से ना एक प्रोजेक्ट है ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव, और वो भी सर बीआरआई के हाँ काउंटर करने के लिए है। तो सर वो ये जो यूरोपियन यूनियन का जी, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। दिख रहा है, इसके ये इंटीग्रेटेड है या सर ये डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों? आप दोबारा क्वेश्चन करें, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी। सर मैं ये एक जगह पढ़ रहा था कि यूरोपियन यूनियन का एक प्रोजेक्ट है ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव। हेलो हेलो सर, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। अब ये प्रोजेक्ट यूरोपियन यूनियन ने स्टार्ट किया है, बट यू कैन से ये काउंटर कर सकता है चाइना को, बट चाइना हैज शोड द विलिंगनेस टू ज्वाइन और टू लिंक इट्स BRI विद दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इट्स नॉट एज सच, इसमें कोई इतना एक ऐसी डेवलपमेंट नहीं है जो कि इसको BRI को काउंटर करेगी। मोस्टली साउथ इन एशियन के लिए है, कंट्रीज के लिए। आपकी यार आवाज पूरी कट रही है उसामा। हारिस, आप क्वेश्चन करें।
अस्सलाम वालेकुम सर। हारिस, क्या क्वेश्चन आपका? वालेकुम सर सलाम। क्वेश्चन ये है कि जो सर ये चाइना की मेथोडोलॉजी है, जो फॉरेन पॉलिसी है कि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करके उनको अपने ब्लॉक में बेसिकली लाना चाह रहे हैं, तो इसमें सर इवेंचुअली जो क्या लगता है कि एट द एंड कोई वॉर ब्रोक आउट होगी, क्योंकि अमेरिका जो है वो अपनी हेजेमनी बरकरार रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे आप बता रहे हैं ताइवान या साउथ चाइना सी है, वहां पे वो जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जापान को भी उसने मिलाया हुआ है साथ में, तो वहां पे बड़ा टेंस सा माहौल है, साइड पे ताइवान का भी है, और जैसे अब ये सैंक्शंस लग रही हैं तो वॉर ब्रोक आउट हो सकती है, मतलब इसकी क्या। हाँ, वॉर भी ब्रेकआउट हो सकती है ताइवान के अंदर, ये ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बन सकता है। ये हम डिस्कस करेंगे जब ये टॉपिक आगे आपको मैं पढ़ाऊँ। ठीक है सर। प्रयास। थैंक यू सर। मेरा सवाल यही है कि जैसे आपने कहा कि अमेरिका इज गोइंग टू सैंक्शन ऑन सेमीकंडक्टर्स, जो कंटेक्स्ट था चाइना के हवाले से, वाइल चाइना भी आपने जैसे कहा कि वो अप टू 90% प्लस रिच है जर्मेनियम एंड गैलियम के हवाले से, वो भी मटेरियल क्योंकि सेमीकंडक्टर से कनेक्टेड है। तो सर चैलेंजेस क्या होंगे चाइना के लिए अगर सैंक्शंस इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स चाइना इम्पोज करता है, सॉरी यूएस, तो प्लीज़ मुझे ये बताएं कि चैलेंजेस क्या फेस करेगी चाइना और कैसे वो उसको अपने यानी अपलिफ्ट करेगी। और दूसरा सवाल ये कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की आपने बात की, उसको सर हम सीपेक के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा फोकस करेंगे या जो आपने कहा 157 कंट्रीज और भी हैं जहाँ पे चाइना इस यानी इन 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 टर्म्स ऑफ अभी आ रहा इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्या हमें सिर्फ सीपे के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे हम इसको या और भी यानी कंट्रीज हैं जिसमें इनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी। अच्छा, पहला जो क्वेश्चन आपने पूछा उसका ये है कि जी, अगर जर्मेनियम और गैलियम पे लगा देता है, मतलब यूएस की तरफ से सैंक्शन लग जाती है सेमीकंडक्टर पे, तो उसका जी आंसर यही है कि चाइना इज ट्राइंग टू डेवलप मॉडर्नाइज। जैसे मैंने आपको बताया, चाइना हैज इन्वेस्टेड नियरली 150 प्लस बिलियन डॉलर्स इन 2015 ऑन इट्स डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट। चाइना विल ट्राई टू गो फॉर इट्स टेक्नोलॉजिकल अथॉरिटी, और अगर इस पर लगती भी है सैंक्शन, तो एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, वो उस पे सब कर लेंगी एज पर द नीड। और इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम वी विल सी। जैसे अभी देखें कि उसने ब्रेक थ्रू किया लास्ट ईयर, उसने 7 नैनोमीटर की जो है वो चिप डेवलप कर ली है Huawei ने। हालांकि उन्होंने 2026 तक इस तरह का उन्होंने सोचा हुआ था कि डेवलप करेंगे, बट दे डेवलप्ड इट इन 2023। तो जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग डेवलपमेंट है, चाइना डूइंग इट। एंड अभी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कराऊंगा तो उसमें भी आप देखेंगे कि मोर देन 50% पेटेंट्स आर कमिंग फ्रॉम चाइना। इट मीन्स के चाइना का इकोसिस्टम अवेलेबल है जिसकी वजह से वो डेवलपमेंट कर सकते हैं इन चीज़ों की। तो फिर हम टेक्नोलॉजिकल डीकपलिंग देखेंगे ओवरऑल इन द वर्ल्ड। और दूसरा क्या क्वेश्चन था आपका? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो सर हम सीपेक के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा हाँ, फोकस इसमें करेंगे। इसमें हम नहीं, ओवरऑल भी आप देख लें, लेकिन एग्जांपल इतनी ज़्यादा याद नहीं रहेंगे, तो इस वजह से मैंने कुछ फीडबैक एग्जांपल से आपको explain किया। थैंक यू सर। जी उसामा, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं। फर्स्ट मैंने सर आपसे ये पूछना था, जैसे आपने बताया कि चाइना अभी अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशन इंक्रीज कर रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिथियम। तो सर मैंने पूछना ये था कि ये सीपेक का रूट नहीं यूज नहीं, कर। नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिथियम। यस सर।
not just for the sake of lithium but other resources as well. यस सर। तो सर मैं अभी रिसेंट डेवलपमेंट पढ़ा था कि इसने जो इनके दूर दराज वाले इलाके हैं उसके अंदर इसने अपनी जो है ना इंटरनेट सर्विस भी जो है ना वो स्टार्ट करवाई और सारा लिथियम के लिए। तो सर ये सीपेक का रूट यूज कर रहे हैं या उसके अलहदा कोई जो है वो रूट यूज कर रहे हैं इसके लिए, अफगानिस्तान के रिलेशन के लिए सर? नहीं, अभी क्योंकि सर सीपैक का मैंने नहीं ना एक उसका क्वेश्चन पढ़ा था कि मतलब ये अभी अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशन इंक्रीज कर रहा है इसका पाकिस्तान के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब अफगानिस्तान की क्या रिलेशन ठीक हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान से? बेसिकली फायदा ही है कि सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी अगर आती है अफगानिस्तान में, दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। यस तो सर। पाकिस्तान के लिए है ही इम्पोर्टेंट। राइट सर। और सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे सर आपकी ये स्लाइड्स प्रोवाइड करते हैं और वी हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये सर थोड़ा सा बता दें कि हमने क्वेश्चन को सर आंसर को कैसे जो है ना ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें यूटिलाइज करनी है। क्योंकि सर समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो हमने प्रिपरेशन की होती है वो हमारे पास डाटा तो होता है लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रहे थे कि हम इसको कैसे जो है ना सर उसका मेकअप करें। तो ये करने थोड़ा सा बता दें। अच्छा, ये जो अटेम्प्टिंग टेक्निक्स का उस पर हम देखेंगे अभी। कब जाएंगे जब आगे आपको चीजें समझ आएंगी, थोड़े थोड़े टॉपिक्स कवर करते रहेंगे। इसमें हमें जो है ना थोड़ा सा टाइम दे दें आप, और आप जब टाइम देंगे थोड़ा सा मुझे, तो आपकी चीजें आहिस्ता आहिस्ता कवर होती जाएंगी। इसमें तकरीबन सर अगर नेक्स्ट वीक हमने तक हम जब 4-5 एक्सटेंसिव टॉपिक्स नोट। कर लेंगे। जी सर। अभी तक जो भी नोट्स इस तरह भी बनते हैं आप बना लें। अभी तो आप जी शुरू में ही हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो आप जैसे मर्जी नोट्स बना लें। बट विद द जी पैसेज ऑफ टाइम आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ आ जाएंगी कि कौन सी प्रायोरिटाइज करनी है, कौन सी नहीं करनी। तो इस वजह से मैं शुरू में नहीं बताता कि आप ये प्रायोरिटाइज करें या ना करें। मेरा पर्पस स्लाइड्स का एक्सटेंसिव बनाने का ये होता है कि हम चीज़ों को पूरे एंगल से कवर कर लें और कोई चीज़ रह ना जाए। एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ समझ आनी चाहिए चीज़ें। जी। क्योंकि सर ये इशू मेरे सर पाकिस्तान अफेयर्स में भी था, मैंने आपका लास्ट लेक्चर लिया ना सर, तो उसमें सर आपने मतलब इस तरीके से हमें गाइड किया था कि अभी सर वो कोई भी क्वेश्चन आया था ना कि उसमें सर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको जो है ना इजीली सर यूटिलाइज कर सकते हैं आंसर को। तो करंट अफेयर्स का सर थोड़ा सा इशू था तो इंशाल्लाह सर वेट कर लेते हैं आपके पेपर थोड़ा टाइमिंग के वेट करें, अकॉर्डिंग। आज तो चौथा लेक्चर है। अभी हम जी आगे सर। करते रहेंगे और जी आहिस्ता राइट। आहिस्ता आपको टॉपिक्स मिलते रहेंगे। और जी राइट सर। ठीक है। थैंक यू। जी हमजा, क्या क्वेश्चन आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो लिथियम की इंपोर्ट है तो यूएस टैरिफ इंक्रीज करके वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है या उधर से चाइना ही एक्सपोर्ट्स को रिड्यूस कर रहा है? नहीं, वो टैरिफ बेसिकली लगा रहा है, टैरिफ बैरियर्स सर लगा रहा है उसको। सर अगर यूएस इसकी टैरिफ वजह से लगा रहा वो है इम्पोर्ट। तो फॉर एग्जांपल टेस्ला कंपनी यूएस की, तो उसकी प्रोडक्शन पे फर्क आएगा। तो सर फिर यूएस इस चीज को कैसे कवर अप कर रहा है, मतलब यूएस को भी एक तरीके से फर्क आएगा। नुकसान हो रहा है? ये बिल्कुल हो रहा है। इस वजह से उसने ये जो चिप टैक्स शुरू ना, उसने इंसेंटिवाइज किया लोकल प्रोडक्शन, और उनको जो है वो टैक्स रिबेट्स भी दे रहा है, और उसमें इंसेंटिवाइज डिफरेंट तरीके से उसको कर रहा है ताकि यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन की जाए। और उसका अभी मैं पढ़ रहा था, उसमें यह था कि 3 चीजें अगर आपने लेने हैं टैक्स इंसेंटिव के लिए, क्या आपके नियरली 40% जो आप प्रोडक्शन इक्विपमेंट है आपका, वो आउटसाइड ऑफ यूएस, आउटसाइड ऑफ चाइना होना चाहिए। ठीक है। और ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो कि वो चाइना के साथ आपके सप्लाई चेन रिस्क के अंदर आती हो, यानी कोई भी ऐसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आप, या क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आपने चाइना से इंपोर्ट नहीं करनी। और इसके अलावा भी एक और चीज थी। तो ये चीजें चाइना जो है वो इसमें इसको रोकने के लिए और इंसेंटिवाइज कर रहा है लोकल प्रोडक्शन। ओके सर। आई थिंक समझ आ गया आपको। तो बस यही क्वेश्चन है हमारे। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक मैंने